नमस्कार। चार बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। चार बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 की, जहां कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर भोपाल से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मध्य प्रदेश में भी विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की, जिसकी प्रतिमा का अनावरण राजधानी भोपाल में अभी तक नहीं हो सका। क्यों, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। चौथी और आखिरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के सरायपाली विधानसभा क्षेत्र से है, जहां धान खरीदी केंद्रों में वर्तमान में हुई अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर नाराजगी और विरोध खुलकर सामने आने लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, जो हिमाचल प्रदेश से है, जहां हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 51 पन्नों के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 16 विषयों को शामिल किया है। शिमला स्थित पार्टी कार्यालय राजीव भवन से जारी किए गए इस घोषणा पत्र को कांग्रेस ने हिमाचल, हिमाचलियत और हम नाम दिया है। कांग्रेस ने इसे अपना प्रतिज्ञा पत्र 2022 नाम भी दिया है। बता दें कि घोषणा पत्र जारी करने के बाद घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष कर्नल धनीराम शांडिल ने पार्टी की घोषणाओं के बारे में जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर घोषणा पत्र तैयार किया गया है। इसमें महंगाई से निपटने के उपायों से लेकर महिला सशक्तिकरण, कर्मचारी कल्याण, रोजगार, समाज कल्याण और नशा उन्मूलन जैसे विषयों को शामिल किया गया है। भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन की भी घोषणा पत्र में की गई है। तो ये थी आपके सामने पहली बड़ी खबर, जो कि हिमाचल प्रदेश से है, जहां पर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया है और लगभग 16 विषयों को लेकर इस घोषणा पत्र में कई सारे मुद्दों को यहां पर उठाया गया है। बात करें, कांग्रेस ने इसे अपना प्रतिज्ञा पत्र 2022 भी नाम दिया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एएल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। द्विवेदी जी, हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। क्या कुछ उस पत्र में जारी किया गया है, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जो चुनाव हो रहे हैं इस वर्ष, उसमें हिमाचल में कांग्रेस ने अपना प्रतिज्ञा पत्र जो नाम दिया गया है और उसको घोषणा पत्र के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया है। इन घोषणा पत्र में मुख्य मुद्दों की अगर हम बात कर लेते हैं तो बेरोजगारी, नशा उन्मूलन और गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है। सीधे तौर पर यह बताया जा रहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में काबिज होती है तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत वह बनाएगी। दूसरा, नशा मुक्ति के लिए वृहद अभियान वह चलाएगी और रोजगार के नए अवसर की तलाश जनता के लिए वह देगी। तो देखना अब ये है कि जिस प्रकार से वादे और जो घोषणाएं लगातार राजनीतिक दल करते हैं, जिस प्रकार से अभी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया हुआ है, तो इसमें वह कितनी खरी उतरती है, ये आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल, ये तो आने वाला समय ही बता पाता है कि जो भी घोषणा पत्र में वो जारी करते हैं क्या वो पूरा हो पाता है या नहीं। तो जिस तरीके से यहाँ पर विधानसभा चुनावों को देखते हुए घोषणा पत्र जो जारी किया गया है, तो किस तरीके से यहाँ के जनता को इससे फायदा होगा? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जो जनता है वह कहीं ना कहीं अभी महंगाई से, रोजगार से, नशा मुक्ति का जो अभियान है वह चलाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो जनता है वह कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी से सतत जूझ रही है। लेकिन अब देखना यह है कि किस प्रकार से अब नेतृत्व क्या परिवर्तन होता है, किस प्रकार से वहां पर सरकार अब आती है और वह क्या जनता के लिए राहत की जो योजनाएं हैं उसको लागू करती है। क्योंकि जिस प्रकार से जो ये घोषणा पत्र और प्रतिज्ञा पत्र बनता है, ये कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी इसका इवैल्यूएशन करती है और उसके आधार पर जो विस्तृत मुद्दे होते हैं क्षेत्र के हित के लिए, विधानसभाओं के हित के लिए, उन मुद्दों को लेकर के वह जो कमेटी होती है वह ये घोषणा पत्र तैयार करती है, जिसको हम घोषणा पत्र समिति भी कई बार जो राजनीतिक दल है वह कहते हैं। लेकिन बात यह है कि जो घोषणाएं हैं वह राजनीतिक दल बड़ी बड़ी घोषणाएं आकर के जनता के प्रति करके जाते हैं, लेकिन अमूमन देखा यह गया है कि ये घोषणाएं तो लगातार होती हैं लेकिन इनमें क्रियान्वयन और इनका अनुपालन समय समय पर नहीं हो पाता है।
जैसे घोषणाएं अगर हम बात कर लेते हैं तो 50% से कम की घोषणाएं लागू हो पाती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी राजनीतिक दल हैं उनको इन घोषणाओं पर अमल करना चाहिए, जिससे जनता को राहत की सांस मिले और कहीं ना कहीं प्रदेश का और जो देश है उसका विकास हो पाए। जी बिल्कुल, देखा जाए कि जो कांग्रेस है वो लगातार इन मुद्दों को उठा रही है, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, और इस पर लगातार बीजेपी पर भी निशाना साध रही है। तो जिस तरीके से इस बार कांग्रेस ने इस मुद्दों को उठाया है और अपनी घोषणा पत्र में इसको दर्शाया है, तो क्या बीजेपी को इससे नुकसान हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर महंगाई, बेरोजगारी जो है वह आज सबसे अहम मुद्दा और सबसे शीर्ष पर अभी हम देखेंगे तो महंगाई चल रही है। लेकिन बीजेपी इसके लिए सतत प्रयास केंद्र की सरकार जो है वह लगातार कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम भौतिक स्थिति पर बात करते हैं या हम ग्राउंड पर जाकर बात करते हैं तो इस प्रकार से जनता को किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिल पा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ही अहम प्रश्न है कि वह किस प्रकार से इन मुद्दों का सामना करके किस प्रकार से वहां पर जनता के बीच जाएगी, क्या वह सरकार बना पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर बेरोजगारी और जो महंगाई है यह बहुत ही अहम मुद्दे हैं और अब देखना यह है कि जनता किसके प्रति कहां पर वोट करती है। यह जब चुनाव के मतदान की जब घोषणा होगी और जब रिजल्ट आएंगे तब ये चीजें सामने आएंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने पहली बड़ी खबर, जहां पर हिमाचल विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां पे पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी के तहत मध्य प्रदेश में भी विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। होने वाले विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आमंत्रित किया गया है। क्या कुछ विशेष सत्र में खास रहने वाला है और कब होगा विशेष सत्र का आयोजन, इसको लेकर हमारे संवाददाता विवेक सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से खास बातचीत की। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और मध्य प्रदेश विधानसभा में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया गया है विशेष सत्र को लेकर। हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम जी। सर, आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को आमंत्रित किया है विशेष सत्र को लेकर, क्या कुछ तैयारी है और क्या कुछ रहने वाला है विशेष सत्र में? नहीं, केवल चूंकि देश अमृत महोत्सव 75वां वर्ष मना रहा है, इसलिए हम सब ने जब संविधान बनाया तो संसदीय लोकतंत्र का निर्णय लेकर के संसदीय लोकतंत्र के रूप में देश काम करेगा, ऐसे करके हमने किया। इसलिए इसका विशेष महत्व है। इसलिए हम चाहते थे कि हमारे यहाँ अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी का उद्बोधन हो, इसलिए उनको आमंत्रित करने गया था। उन्होंने सहमति दे दी है। केवल तारीखों की आ जाए उनकी सूचना तो उसके हिसाब से विशेष सत्र बुलाएंगे। शीतकालीन सत्र नहीं होगा, विशेष सत्र होगा। सर, क्या माना जाए, नवंबर के अंतिम सप्ताह में या फिर क्योंकि ये दिसंबर में तो शीतकालीन आ जाएगा और फिर दिसंबर के बाद का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि 75 वर्ष बीत चुके होंगे, तो 75वें वर्ष में ही अपने को करना है। सर, अभी हाल ही में आप राजस्थान भी गए थे और ई विधानसभाओं को लेकर, वहां पर तैयारियों को लेकर आपने चर्चा भी की है। मध्य प्रदेश में सर ई विधानसभा की तैयारी क्या है और कब तक शुरू हो जाएगा? नहीं, राजस्थान ई विधानसभा के लिए नहीं गए थे। राजस्थान तो हमारे जो काउंटर पार्ट है, हमारे स्पीकर साहब जोशी जी, उनके आमंत्रण पर गया था। मैं ई विधानसभा के लिए केरल गया था, महाराष्ट्र गया था, कर्नाटका गया था और तमिलनाडु गया था। वहाँ ई विधानसभा में पेपरलेस विधानसभा करना, पूरा डिजिटलाइजेशन करना, उसके लिए गया था। देख करके आया हूँ, सारी रिपोर्ट तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री जी से मिलने वाला हूँ, मिल करके बजट आवंटन की कहूँगा, उनसे आग्रह करूँगा वो पैसा दें जिससे हम मार्च में इसको काम को शुरू कर सकें। तुम्हारी मेहनत का फल है कि तुम्हें ये पद ओहदा प्राप्त हुआ है। स्वाभाविक है, तुम्हारा स्वाभिमान है। स्वाभिमान को अहंकार में मत बदलने देना, सब ठीक रहेगा। बिल्कुल, स्वाभिमान को अहंकार में मत बदलने देना, तो सब ठीक रहने वाला है। साथ ही मध्य प्रदेश में विशेष सत्र भी बुलाया गया है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आमंत्रित किया गया है और इसी माह विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। कैमरामैन अर्पण के साथ विवेक सिंह, न्यूज आवर भोपाल। तो पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वही इस जगह मध्य प्रदेश में भी आजादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जहां पे द्रौपदी मुर्मू को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने यहां पर विशेष आमंत्रित किया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा जिसमें गिरीश गौतम जी ने द्रौपदी मुर्मू को यहां पर आमंत्रित किया है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो दरअसल देश पूरा आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी आजादी के मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी
विशेष सत्र का आयोजन किया गया है और इसको लेकर जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं गिरीश गौतम, उन्होंने 7 अक्टूबर को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी और विशेष सत्र जो आयोजित किया जाना है उसको लेकर उन्होंने उनको आमंत्रित भी किया था। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है आने की। अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है कि भाई कितनी तारीख को मध्य प्रदेश आएंगी। इसी को लेकर अभी इंतजार है कि राष्ट्रपति भवन से जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो निश्चित रूप से कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसी माह यानी कि नवंबर माह में भी जो विशेष सत्र है उसका आयोजन किया जाएगा, क्योंकि दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो जाएगी। और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उसके बाद विशेष सत्र बुलाने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उन्हें विशेष सत्र बुलाना है और दिसंबर में तक आजादी का अमृत महोत्सव यानी कि 75 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं तो उसके पहले जो विशेष सत्र है उसको बुलाया जाना है। तो निश्चित रूप से माना जा रहा है कि जो आज गिरीश गौतम ने कहा है विधानसभा के अध्यक्ष कि इसी माह यानी कि विशेष सत्र जो है वह नवंबर में ही आयोजित किया जाएगा। अब जल्द से जल्द उम्मीद जताई जा रही है कि राष्ट्रपति भवन से उनके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने की तारीख भी तय की जाएगी। उसके बाद जैसे ही तारीख तय होती है तो विधानसभा की अधिसूचना जारी की जाएगी। और उन्होंने इस बात का भी साफ तौर पर जिक्र किया है यह किसी तरीके से शीतकालीन सत्र नहीं है, सिर्फ विशेष सत्र है और 1 दिन का ही रहने वाला है और इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन होगा। और जिस तरीके से अगर हम बात करें, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संविधान का जब निर्माण किया गया था तो उसमें साफ तौर पर जिक्र किया था कि जो देश है वह संधि के हिसाब से ही चलेगा। तो उसी के तहत अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन मध्य प्रदेश विधानसभा में हो और मध्य प्रदेश के जो 230 विधायक हैं वह उनका संबोधन सुने। और विशेष सत्र में खास बात यही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ही विशेष संबोधन होने जाएगा। जी बिल्कुल। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ई विधानसभा चुनावों को लेकर भी कई जगह पर दौरे कर चुके हैं। कब तक लगता है कि मध्य प्रदेश में ई विधानसभा चुनाव आयोजित हो सकते हैं? देखिए, ई विधानसभा चुनाव नहीं है, ई विधानसभा एक प्रणाली है। अगर हम बात करें तो केरल में इसको जारी किया गया है और केरल में अगर हम बात करें तो केरल में जो विधानसभा है वह ई प्रणाली के तहत चलाई जाती है, यानी कि जो डिजिटलाइजेशन है उसके माध्यम से चलाई जाती है। वहां कागजों का उपयोग नहीं किया जाता है और इसको लेकर मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम वहां पर पहुंचे थे। यह किसी भी तरीके से चुनाव नहीं है, एक प्रणाली है और मध्य प्रदेश में भी इसको लागू करने की पूरी तैयारी लगभग कर ली गई है। विधानसभा अध्यक्ष से जब हमने आज बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई केरल के जब दौरे पर पहुंचे थे, भारत के कई राज्यों ने इसको लागू भी कर दिया है और अब जिस तरीके से भाई कार्य प्रणाली के आए हैं पूरी तैयारी कर ली गई है। अब इसको लेकर भाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे और बजट को लेकर इसमें प्रावधान किए जाएंगे। और उसके बाद जो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले जो बजट सत्र है यानी कि मार्च से जो शुरुआत होगी उसमें इसको लागू कर दिया जाएगा, यानी कि जो कागजी प्रणाली है उसको पूरे तरीके से खत्म करने को लेकर विचार जारी है और उसको खत्म किया जा सकता है। और डिजिटलाइजेशन यानी कि ई विधानसभा यानी कि अब जो होगा काम डिजिटलाइजेशन होगा, बिना किसी कागजों के होगा डिजिटलाइजेशन काम मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी अब माना जा रहा है। जिस तरीके से विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा है कि मार्च से इसकी शुरुआत हो सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर जहां पर हमारे संवाददाता विवेक सिंह ने गिरीश गौतम से खास बातचीत की और विशेष सत्र आयोजित करने को लेकर भी चर्चा की। चलिए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश से है, जहां पर मध्य प्रदेश की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व सीएम स्वर्गीय अर्जुन सिंह की प्रतिमा अनावरण के लिए कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सहित देश के कई पदों पर आसीन रहने वाले स्वर्गीय अर्जुन सिंह की प्रतिमा पहले टीटी नगर पर लगी हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से प्रतिमा को हटाकर व्यापम चौराहे के पास लगाया गया, लेकिन फिर भी प्रतिमा का अनावरण नहीं हो सका, जिस पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और उनके पुत्र अजय सिंह का कहना है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें फोन करके कहा था कि कुछ कारणवश प्रतिमा यहां से हटाना पड़ रही है, जगह बता दी जाए। तो उन्होंने कहा था कि प्रशासन जहां तय करेगा वहां लगा दें, लेकिन इसके बावजूद भी प्रतिमा का अभी तक अनावरण नहीं हुआ और व्यापम चौराहे के पास प्रतिमा आज भी अनावरण का इंतजार कर रही है। ऐसे में प्रतिमा अनावरण न होने से कांग्रेस के नेताओं में आक्रोश दिखाई दे रहा है। जो लोग ये अनावरण नहीं करने दे रहे हैं, कल को इनकी भी फोटो ऐसे ही ढकी रहेगी।
कुंवर अर्जुन सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, भारत देश के मानव संसाधन मंत्री थे, कई पदों को सुशोभित किया है। वो देश की धरोहर है, किसी पार्टी की धरोहर अब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे हुए नेताओं को इस पे चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे नेताओं की यहाँ प्रतिमाएं लग गई है जिनका इस देश को आगे ले जाने में 1% भी योगदान नहीं था। आरएसएस के कई लोगों को यहाँ स्थापित कर दिया, मूर्तियाँ स्थापित कर दी, कई भवन स्थापित कर दिए। तो सरकारें बदलने के बाद ये सब बदला भी जा सकता है। इसलिए ये इस बात का ध्यान रखें सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री जी और भाजपा आरएसएस के नेता लोग। अर्जुन सिंह जी ने देश को बनाने का काम किया है, समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है, प्रदेश के कई वर्ष मुख्यमंत्री रहे हैं, गवर्नर के रूप में काम किया है। अब वो भारत देश की, मध्य प्रदेश की धरोहर है, वो किसी पार्टी व्यक्ति विशेष के नहीं है। इसलिए उनकी मूर्ति जितना जल्दी हो सके मध्य प्रदेश सरकार को अनावरण करना चाहिए उनकी मूर्ति का, क्योंकि लगातार अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पहले प्रतिमा लगाई गई थी टीटी नगर में। मुख्यमंत्री महोदय ने हमसे बात की कि वहां पर कुछ अवरोध है, तो दूसरा स्थान चिन्हित करा दीजिए। तो उन्हीं के अफसरों और मंत्रियों के साथ दूसरा स्थान चिन्हित हुआ, वहां मूर्ति लगी। अनावरण की बात जहां तक है, उसके बारे में आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछें कि क्यों नहीं हो रहा है, वो बेहतर है। तो मध्य प्रदेश की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व सीएम स्वर्गीय अर्जुन सिंह की प्रतिमा अनावरण के लिए कई वर्षों से इंतजार कर रही है। मध्य प्रदेश सहित देश के कई पदों पर आसीन रहने वाले स्वर्गीय अर्जुन सिंह की प्रतिमा पहले टीटी नगर पर लगी हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों प्रतिमा को हटाकर व्यापम चौराहे के पास लगाया गया। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अभी तक अनावरण नहीं किया गया है, क्या कुछ कारण निकलकर सामने आ रहे हैं? बिल्कुल पूजा, कई वर्षों से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम चलता आ रहा है और पहले ये टीटी नगर चौराहे पर लगी हुई थी, जहां पर चंद्रशेखर आजाद की भी प्रतिमा का मामला आया था और वहां से विवादों के कारण फिर टीटी नगर से हटाया गया और व्यापम चौराहे पर लगाया गया और अभी तक अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण नहीं हो सका है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी और संघ के जो नीतियां आया जिसके चलते कांग्रेस की जो नेता रहे हैं उन पर निशाना साधा जा रहा है और उनकी प्रतिमा का अनावरण नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेसी होने के कारण उनकी प्रतिमा का अनावरण रुका हुआ है। और आज पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भी कहा कि स्वर्गीय अर्जुन सिंह बड़े पदों पर रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, तो वो चूंकि किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं रह गए, वो सरकार के पदों पर रहे हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो बीजेपी के जो नेताओं की प्रतिमा लगेगी उनका भी यही हासिल होगा। पूजा जी बिल्कुल, अगर बात करें पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की तो काफी सारा योगदान रहा है उनका और काफी सारे पदों पर उन्होंने काफी सारे कार्य किए हैं जिनकी प्रतिमा का अनावरण करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश शायद नहीं हो पा रहा है। लेकिन कांग्रेस भी यहाँ पर आक्रोशित नजर आ रही है। क्या कुछ कहना है, क्यों नहीं हो पा रहा है अनावरण? और जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनके बेटे से अजय सिंह से जब इसको लेकर के बातचीत की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि जल्द ही हो जाएगा, लेकिन कई वर्ष बीत चुके हैं, अभी तक अनावरण नहीं हो पाया। बिल्कुल, जब स्थान परिवर्तन की बात हुई थी तो अजय सिंह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात हुई थी और उसके बाद अजय सिंह ने कहा था कि ये सरकार को तय करना है, प्रशासन को तय करना है कि मूर्ति का अनावरण कब होगा। और उन्होंने आज इस सवाल का जवाब किया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से यह सवाल पूछा जाए कि मूर्ति का अनावरण क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, देश का प्रतिनिधित्व किया है, राज्यपाल रहे हैं, तो उनकी प्रतिमा के अनावरण में इतनी देरी क्यों है, ये सवाल का जवाब सरकार ही दे सकती है। बिल्कुल कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर, जहां पर राजधानी भोपाल में अभी तक स्वर्गीय पूर्व सीएम अर्जुन सिंह का अभी तक अनावरण नहीं हो पाया। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ।
जो कि खबर छत्तीसगढ़ के सरायपाली विधानसभा क्षेत्र से है, जहां धान खरीदी केंद्रों में वर्तमान में हुई अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर नाराजगी और विरोध खुलकर सामने आने लगा है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और कई पदाधिकारी धान खरीदी केंद्रों में हुई नियुक्ति और इसके पहले गौठानों में हुई नियुक्ति सहित राजीव युवा मितान क्लब में कई नियुक्तियों को लेकर सवाल खड़े करते हुए नाराजगी जताई है। इसे लेकर सरायपाली के गीता भवन में बैठकर हुई, जहां पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों ने खुलकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए नियुक्तियों में मनमानी पर सवाल उठाया है। साथ ही कांग्रेस के विरोधियों को पद देने, दूसरी पार्टी छोड़कर आए लोगों को महत्व देने और पैसा लेकर पद देने का गंभीर आरोप लगाया गया है। नियुक्तियों को रद्द करने की मांग भी की जा रही है। इस पूरे मामले पर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश महामंत्री अमरजीत चावला ने कहा, कार्यकर्ताओं की नाराजगी उन तक पहुंची है। जिन मुद्दों को लेकर, जिन नियुक्तियों को लेकर उनकी नाराजगी है, उनमें कहीं गलत हुआ है तो जांच कराई जाएगी। कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं की नाराजगी हम तक पहुंची है और उनकी शिकायतों और नाराजगी पे हम लोग जांच करा रहे हैं और बिल्कुल ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं पर अगर भूलवश कोई त्रुटि हुई है या कोई गलत सोसाइटी में नियुक्ति हुई है तो उसको संज्ञान लेते हुए हम निश्चित तौर पे ऊपर तक बात पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो गलतियां हुई हैं उसको जल्द से जल्द सुधारा जाए। इसमें मेरा यही कहना है कि जब कभी भी पार्टी संगठन से हट के विधायक का चयन किया जाता है, प्रत्याशी का चयन किया जाता है, इसका दुष्परिणाम है कि आज हम भोग रहे हैं। यदि पार्टी संगठन से प्रत्याशी चुना जाता तो वह व्यक्ति संगठन को समझता और कार्यकर्ताओं की पीड़ा को समझता और आज हमें ये दुख देखना नहीं पड़ता। सरायपाली में कार्यकर्ताओं का विरोध तो बहुत पहले से ही चल रहा है और माननीय विधायक महोदय को मैनेज करना चाहिए सारे बातों को, पार्टी हित में, लेकिन कार्यकर्ताओं का विरोध उनकी नज़र में है, लेकिन मैनेज करने का प्रयास नहीं करता। पैसे को लेन देन करके पद दिए जाने की बात भी सामने आ रही है, ऐसा वरिष्ठ कांग्रेसियों ने बोला, इसमें क्या कहना है? कार्यकर्ताओं का ये बात तो बार बार ये पैसा का भी विरोध कर रहे हैं, लेन देन चल रहे हैं करके। तो आपको क्या लगता है कि पैसा लेकर पद बांटा जा रहा है? वो तो ऐसा है भाई, और उसको नकारा नहीं जा सकता। ये वर्तमान में जो सहकारी समिति में अध्यक्ष पद की नियुक्ति हुआ है उस संबंध में नाराजगी यही कर रहे हैं कि लगभग 20 सोसाइटी में जो कभी कांग्रेस पार्टी में आए नहीं है, नए लोगों को, कुछ भाजपा समर्थित को अध्यक्ष पद बना दिया गया है। तो हमारे पुराना कार्यकर्ताओं को उनके नज़रअंदाज करते हुए नए लोगों को बनाया है। इस संबंध में नाराजगी है और हम मांग करते हैं आगे ना तो तोर नाम काकरो होए तो नहीं हो तोर होए। तो खबर छत्तीसगढ़ के सरायपाली विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर धान खरीदी केंद्रों में वर्तमान में हुई अध्यक्ष की नियुक्तियों को लेकर नाराजगी और विरोध खुलकर सामने आने लगा है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और कई पदाधिकारी धान खरीदी केंद्रों में हुई नियुक्ति और इसके पहले गौठानों में हुई नियुक्ति सहित राजीव युवा मितान क्लब में कई नियुक्तियों को लेकर यहां पर सवाल खड़े करते हुए नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसे लेकर सरायपाली के गीता भवन में बैठकें हुई, जहां पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों ने खुलकर अपना विरोध जताते हुए नियुक्तियों में मनमानी का सवाल उठाया है। साथ ही कांग्रेस के विरोधियों को पद देने, दूसरी पार्टी छोड़कर आए लोगों को महत्व देने और पैसा लेकर पद देने का गंभीर आरोप लगाया है। इन नियुक्तियों को रद्द करने की भी मांग की जा रही है। इस पूरे मामले पर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश महामंत्री अमरजीत चावला ने कहा कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी उन तक पहुंची है। जिन मुद्दों को लेकर, जिन नियुक्तियों को लेकर उनकी नाराजगी है, उनमें कहीं गलत हुआ है तो जरूर इस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। तो ये है आपके सामने चौथी और आखिरी बड़ी खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ के सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में धान खरीदी केंद्रों में वर्तमान में हुई नियुक्तियों को लेकर लगातार नाराजगी और विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और कई पदाधिकारी धान खरीदी केंद्रों में हुई नियुक्ति और इसके चलते
गौठानों में हुई नियुक्ति, ऐसे तमाम कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं काफी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, यहाँ पर वर्तमान में हुई अध्यक्ष की नियुक्तियों को लेकर काफी सारा आक्रोश यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता जो है नाराज चल रहे हैं? तो शायद हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। तो ये जो खबर है वो आपके सामने चौथी और आखिरी बड़ी खबर है, जो कि छत्तीसगढ़ के सरायपाली से है, जहां पर धान खरीदी के अध्यक्ष की नियुक्तियों को लेकर यहाँ पे जो है कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार फिर रुक करेंगे संवाददाता संदीप का। संदीप, देखा जाए यहाँ पर कि धान खरीदी केंद्रों में वर्तमान में हुई अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर काफी सारा आक्रोश और नाराजगी यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की दिखाई दे रही है। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के जो महासमुंद जिले में चारों विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं और वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा धान खरीदी केंद्रों के लिए अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, और नियुक्ति सूची आने के बाद जो जमीनी पुराने कार्यकर्ता थे वो काफी आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है। स्थानीय विधायक से लेकर जिलाध्यक्ष और संगठन तक अपनी बात पहुंचाई है कि जो लोग पुराने कार्यकर्ता थे उनको अध्यक्ष न बनाकर जो वर्तमान में अभी भी कांग्रेस से जुड़े हैं या दूसरी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में है, उनमें से अधिकांश लोगों को तवज्जो दी गई है और उनको पद बांटा गया है, जिसको लेकर काफी वो आक्रोशित हैं। और उनको इस बात का उच्च अधिकारी तो उच्च नेताओं तक उन्होंने बात पहुंचाई है और सूची को निरस्त करने की बात की। आपको बता दूं कि सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि जो ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं सरायपाली में, उन ब्लॉक अध्यक्षों को भी इस सूची की कोई जानकारी नहीं थी, न उनसे कोई रायशुमारी की गई। जब हमने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि चंद्राकर से बात की तो उन्होंने भी बताया कि इस पूरी लिस्ट के बारे में उनको कोई जानकारी थी और न ही उनसे कोई रायशुमारी की गई है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने चौथी और आखिरी बड़ी खबर, जो कि छत्तीसगढ़ के सरायपाली से थी, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोश हैं। तो ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर। अगली बार फिर मिलेंगे नई 4 बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।